चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त संदीप जो कि एक इंजीनियर है, उसने मुझसे पूछा कि भाई भाविन, मेरी करंट एज है 36 इयर्स और मुझे मेरी एज 60 इयर्स के होने तक 4 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने हैं, लेकिन यार मेरी सैलरी में से लोन्स की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फी, पेरेंट्स की पॉकेट मनी, घर का खर्चा, ये सब कुछ काटने के बाद मैं सिर्फ 10,000 रुपीज ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो क्या ये फिगर अचीव करना पॉसिबल है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस 4 करोड़ रुपीस के अमाउंट को अचीव करने के लिए संदीप का अप्रोच क्या होना चाहिए। लेकिन इसे समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब संदीप के पास 24 इयर्स यानी 288 मंथ्स अवेलेबल है, लेकिन 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़ रुपीज अचीव करने के लिए उसका कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 17% का होना चाहिए, और उसे इन रिटर्न्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा का रिस्क लेना होगा, विच इज नॉट एडवाइजेबल एज उसका रिस्क एपेटाइट मीडियम है, और 12% रिटर्न अजम्पशन के हिसाब से वो सिर्फ 1 करोड़ 67 लाख रुपीस का कॉर्पस ही अचीव कर पाएगा। सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज करता है हर साल, क्योंकि उसकी सैलरी भी बढ़ेगी और उसकी कुछ लोन्स जैसे कि पर्सनल लोन अब अगले 1-2 साल में खत्म होने ही वाली है, तो वो ये 10% इंक्रीज इजीली कर पाएगा, और वो 4 करोड़ रुपीस तो नहीं लेकिन 3 करोड़ 68 लाख रुपीस का कॉर्पस अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर 13% रिटर्न अज्यूम करता है तो ये फिगर 4 करोड़ 20 लाख रुपीस की होगी, और वो अपना ये गोल बस 10,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट से शुरू करके इजीली अचीव कर पाएगा। अब ये सुनकर संदीप को थोड़ा अच्छा फील हुआ। चलिए तो अब बात करते हैं वर्मा अंकल की, जो मेरे पापा के काफी अच्छे दोस्त हैं। उनकी एज है 62 इयर्स और अभी कुछ महीनों पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली है, और अब उनके पास कुछ 2 करोड़ रुपीस अवेलेबल है जो उन्हें रिटायरमेंट के वक्त मिले हैं। उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है और उनके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जहां से उन्हें पोस्ट टैक्स और मेंटेनेंस भरने के बाद 15,000 रुपीज का रेंट आएगा हर महीने। उनके घर का खर्चा टोटल 50,000 रुपीज है, और वो चाहते हैं कि उन्हें 35,000 रुपीज का अमाउंट इस 2 करोड़ रुपए से आता रहे हर महीने। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वर्मा अंकल को क्या करना चाहिए। लेकिन इसे समझे उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो ये गलत सोच है, क्योंकि आपके बच्चों के खुद के खर्चे होंगे, उन पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी होगी। सो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट और बाकी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इनके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और आपको अभी से क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। अब वर्मा अंकल को 2 करोड़ में से सबसे पहले तो 10 लाख रुपीस लिक्विड फंड या एफडी में पार्क करने चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड्स, सो दैट इमरजेंसी के समय पर ये पैसे वो इजीली निकाल सके। फिर उन्हें अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए जो उनके पास फिलहाल नहीं है, क्योंकि अब ऑफिस का इंश्योरेंस उन्हें नहीं मिलने वाला, और भगवान ना करे अगर उन्हें किसी कारण से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो उन्हें अपने कैपिटल में से उनका बिल चुकाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब 50,000 रुपीज में से 15,000 रुपीज का तो रेंट उन्हें मिलेगा, लेकिन अंकल का ये समझना जरूरी है कि ये 50,000 रुपीज का खर्चा हर साल 7% से बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई भी बढ़ेगी, विच मीन्स कि इस साल अगर उन्हें 50,000 रुपीज चाहिए हर महीने, तो अगले साल उन्हें 53,500 रुपीज चाहिए होंगे, फिर 57,000 रुपीज एंड सो ऑन। अब उनके घर का जो रेंट है वो भी बढ़ेगा हर साल। सो वर्मा अंकल को बचे हुए 1 करोड़ 90 लाख रुपीस में से अप्रोक्सीमेटली 55 लाख रुपीस सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना, पोस्ट ऑफिस MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखने चाहिए, और
कुछ पैसे हाइब्रिड फंड में रखने चाहिए, जिनसे कि उन्हें इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम आती रहेगी अगले 15 इयर्स या 180 मंथ्स के लिए। और बाकी बचे 1 करोड़ 35 लाख रुपीस को वर्मा अंकल अगले 2 सालों में अच्छे लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नॉमिनल 10% रिटर्न का भी अजम्पशन लेकर चले तो 15 इयर्स बाद जब उनकी एज 77 इयर्स होगी तब उनके ये पैसे ग्रो होकर अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 13 लाख रुपीस हो चुके होंगे, विच मीन्स कि यहाँ वो अपना कैपिटल इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर वो 100 इयर्स तक भी सरवाइव करते हैं तो उन्हें अपने बच्चों पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करना होगा। वर्मा अंकल ने ये प्लान सुनकर तुरंत पूछा कि बेटा, मेरा PIC एजेंट तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कोई यूलिप पॉलिसी और पेंशन प्लान बेच रहा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। और टारगेट्स अचीव करने के चक्कर में और ज्यादा कमीशंस कमाने के चक्कर में सीनियर सिटीजन्स को म्यूचुअल फंड्स बोलकर यूलिप पॉलिसीज और लो रिटर्न्स देने वाले पेंशन प्लान्स बेचे जा रहे हैं। सो हमारे पेरेंट्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, एज इस एज में वो थोड़े डर जाते हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेट और नेट बैंकिंग का ज्यादा नॉलेज नहीं होता। एक और इंसिडेंट शेयर करूं तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई का फ्रेंड जेनिश हमारे घर आया। उसकी एज है 28 इयर्स, उसकी शादी हो चुकी है, उसका बेटा है 1 साल का और उसका खुद का रिटेल शॉप है। अब सब बैठकर बातें कर रहे थे और बातों बातों में इन्वेस्टमेंट्स की बातें निकली और तब जनिश ने कुछ ऐसा कहा कि मुझे थोड़ा शॉक लगा। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए मिले तो मेरी रिटायरमेंट के लिए इनफ होंगे। अब 1 करोड़ रुपए, आई अग्री कि सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है और होती भी है, लेकिन क्या सही में 1 करोड़ रुपए जनिश के लिए इनफ होंगे? जनिश के करंट मंथली एक्सपेंसेस है 35,000 रुपीज, विच मीन्स कि आज से 32 इयर्स बाद 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से जब वो 60 इयर्स का होगा तब उसे महीने के 3,05,000 रुपीज चाहिए होंगे। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि वो 85 इयर्स तक सरवाइव करेगा तो उसे 60 की एज तक 8 करोड़ 10 लाख रुपीस इकट्ठा करने होंगे, तभी जाकर वो 60 से लेकर 85 की एज तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड सरवाइव कर पाएगा। यही नहीं, अगर आज का हायर एजुकेशन कॉस्ट 15 लाख रुपीस मान के चले तो आज से 17 इयर्स बाद उसे 75 लाख रुपीस तो सिर्फ बेटे की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होंगे। उसके बाद तो जनिश के कुछ और भी गोल्स है, जैसे कि वेकेशंस पर जाना, उसके बच्चे को अच्छी स्कूल में भेजना, घर खरीदना। यानी जनिश की टोटल रिक्वायरमेंट 10 करोड़ से ऊपर की होगी और जनिश इसी वहम में है कि भाई 1 करोड़ इनफ होगा। और हम में से कई सारे लोग इसी वहम में होते हैं कि 3-4 करोड़ मिल जाएंगे तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, लेकिन हम हमारे बाकी गोल्स जोड़ दें तो ये फिगर बहुत ज्यादा की हो सकती है और इस गोल को सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके ही अचीव किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। अब अगर आप हमारे चैनल के वीडियोस काफी समय से देखते आ रहे हैं तो अब तक आपको इमरजेंसी फंड्स का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा, लेकिन कई सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि यार भाविन, हम ये इमरजेंसी फंड्स को इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या ये FD में होने चाहिए, सेविंग अकाउंट्स में, या फिर डेट फंड्स में होने चाहिए? कई सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि क्या हम हमारे इमरजेंसी फंड्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं क्या, सो दैट दे कैन बीट इन्फ्लेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द राइट वे। सबसे पहले तो इमरजेंसीज बोलकर नहीं आती, विच मीन्स कि हमारा इमरजेंसी फंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए जहां से उन्हें इजीली निकाला जा सके, यानी FD, लिक्विड फंड्स, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह। सेकेंडली, इमरजेंसी फंड्स का कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड होना चाहिए सो दैट जब हमें उन्हें निकालने की जरूरत हो तो हमारा कैपिटल हम निकाल सके। यानी इन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि इमरजेंसी फंड्स को कैसे डिवाइड करना चाहिए। यूजुअली इमरजेंसी फंड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट।
सो दैट इमरजेंसी के वक्त हम इन पैसों को इमीडिएटली विड्रॉ कर सके। इमरजेंसी फंड्स का एटलीस्ट 5 to 10% सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। सेकेंड इज फिक्स्ड डिपॉजिट, बिकॉज फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी लिक्विडेटेड इजीली विद इन 1 day, और इमरजेंसी फंड का 35 to 40% फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए। एंड फाइनली द बैलेंस 50% ऑफ इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में होना चाहिए, सो दैट इन पैसों पर एफडी और सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न किया जा सके, और डेट फंड्स एफडीज के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म में ज्यादा टैक्स फ्रेंडली भी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अपलोड हुए वीडियोस की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं और अपने पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, और आप इन वीडियोस को ऊपर आई इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, और अगर कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिए।